चलिए तो हम बात करेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, द्वितीय कार्नेटिक युद्ध की, और जो लड़ा गया था 1749 से लेकर 1754 तक, 1749 से 1754 तक, दूसरा कार्नेटिक युद्ध या द्वितीय कार्नेटिक युद्ध। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस युद्ध को समझने से पहले आपको समझना होगा डुप्ले की पॉलिसी। किसकी पॉलिसी, किसकी नीति? डुप्ले की नीति। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी तरह से इस के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो कौन होगा? डुप्ले। तो डुप्ले की नीतियों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस समय फ्रांसीसियों का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? डुप्ले। ठीक है, अब देखिए, डुप्ले ने यह नीति निकाली कि भारतीय शासकों को आपसी झगड़ों में, ठीक है, भारतीय शासकों को आपसी झगड़ों में इंगेज रखा जाए। ठीक है, और जब वो आपस में झगड़ेंगे तब उन्हें मदद दी जाएगी। किसकी? फ्रांसीसियों की जो अनुशासित सेना है उसके द्वारा हेल्प की जाएगी। किसकी? देशी शासकों की। ठीक है, तो ये उसने पॉलिसी निकाली, उसने ये नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधित जो लाभ हैं वो मिल जाया करेंगे किसे? कंपनी को। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि एक प्रकार से डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी ना, जो अंग्रेजों की थी, वो इन्होंने डुप्ले ने काफी पहले स्टार्ट की थी। तो डुप्ले की ये पॉलिसी थी कि जो रूलर्स आपस में झगड़ रहे हैं उन्हें आपस में इंगेज रखा जाए और उनमें एक दूसरे के खिलाफ मदद की जाएगी। फ्रांसीसियों की जो ट्रेंड फोर्स है, जो अनुशासित और प्रशिक्षित सेना है, उसके द्वारा एक दूसरे के खिलाफ हेल्प की जाएगी और विजय हो जाने के बाद उस राजा के द्वारा जो सोर्सेस हैं, जो वेल्थ है, वो जनरेट की जाएगी कंपनी की। ठीक है, इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए और उनसे स्थानीय राजाओं, नवाबों के संरक्षकों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। ठीक है, तो दो चीजें हैं ये जो योजना है कि एक दूसरे को भड़काना और एक दूसरे के खिलाफ हेल्प करना। इससे क्या होगा? इससे फ्रांसीसियों के कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस उद्देश्य से उसने ये पॉलिसी तैयार की थी और स्थानीय राजाओं, नवाबों और सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की उसने ये योजना बनाई थी। ठीक है, ये योजना एकदम बेसिक योजना है जो हम सब्सिडरी अलायंस के बारे में सुनते हैं। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस आप लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजों के द्वारा जो वेलेस्ली ने शुरू की थी सहायक संधि, जो लगभग 18th सेंचुरी के एंड में आती है। ठीक है, 1799 1798 में आप लोग सुनते हैं कि सब्सिडरी अलायंस को कई सारे राज्यों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो पॉलिसी की तरह ही यह नीति किसने अपनाई थी, किसके दिमाग में आया था ये प्लान? तो ये आया था डुप्ले के दिमाग में। ठीक है, और ऐसी देखिए, प्लान कुछ भी आया हो, ऐसी स्थिति भी तो बनना चाहिए ना। और ऐसी स्थिति आपको बनती है या इंडिया में बनती है कब? 1748 में। ठीक है, तो 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। ठीक है, तो जो उसने पॉलिसी सोची थी, जो समझी थी, जो उसने प्लान बनाया था, एज इट इज प्लान को इंप्लीमेंट करने की स्थिति इंडिया में डेवलप हो गई 1748 में। कहां पर? कर्नाटक में और हैदराबाद में। ठीक है, कर्नाटक और हैदराबाद में ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई? क्योंकि वहां के जो सक्सेसर्स थे ना, वहां के जो रूलर्स थे, वो एक दूसरे को हटाकर खुद रूल करना चाह रहे थे। ठीक है, जैसे कर्नाटक की बात करें तो चंदा साहिब और नवाब अनवरुद्दीन। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें हैदराबाद की तो भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, जैसे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, और फिर तीसरा नाम आता सलावत जंग। तो इस तरह से ना भाई भाई एक दूसरे को मारने के लिए भिड़ रहे हैं और यहाँ पे कर्नाटक में ये स्थिति बन गई है। तो इन परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश की है किसने? आपके डुप्ले ने। ठीक है, इस स्थिति का डुप्ले ने लाभ उठाया और चंदा साहिब तथा मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वह अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों के द्वारा उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो क्या उसने योजना बना ली है, क्या समझौता कर लिया? अच्छा, समझौता किस किस के साथ किया है? समझौता किया है एक तो चंदा साहिब के साथ जो कर्नाटक के नवाब थे, और दूसरा मुजफ्फर जंग के साथ जो हैदराबाद का निजाम बनना चाह रहा था। ठीक है, क्या समझौता किया? गुप्त समझौता कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, फ्रांसीसियों की जो प्रशिक्षित सेना है वो आपको सपोर्ट करेगी जब आप युद्ध लड़ेंगे। किसके साथ? तो आप जब अनवरुद्दीन के साथ युद्ध लड़ेंगे और जब आप युद्ध लड़ेंगे किसके साथ?
नासिर जंग के साथ, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। इस प्रकार से ये ट्राई या एक त्रिगुट समझौता हो चुका है, एक 3 लोगों की कंबाइंड समझौता बन गया है, सेना बन गई है जिसमें 3 फोर्सेस होंगी, एक तो चंदा साहिब की, दूसरा आपका जो नाम आता है मुजफ्फर जंग की, और तीसरा नाम आता है फ्रांसीसियों की, ठीक है, डुप्ले की फोर्स। अब आगे क्या होता है, तो इन 1749 में इन 3 सहयोगियों ने अंबर के युद्ध में पराजित कर दिया अनवरुद्दीन को, और अनवरुद्दीन की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। अभी मैं सीक्वेंस से बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं कि क्या हुआ है। 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया, और अंबर के युद्ध में तीनों की कंबाइंड फोर्स ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हरा दिया और उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो उनका बेटा था मोहम्मद अली, वो भागकर कहां चला गया, तिरुचिरापल्ली भागकर वो चला गया है, और वहीं पर उसको चारों ओर से घेर लिया है किसने, फ्रांसीसियों ने, ठीक है। तो वो अभी किले के अंदर है, तिरुचिरापल्ली में सुरक्षित है, और चारों तरफ से उसे घेरा गया है चंदा साहिब और फ्रांसीसियों के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर दूसरी स्थिति की अगर बात करें तो कर्नाटक जो था अब वो मिल चुका था किसे, चंदा साहिब को, क्योंकि अनवरुद्दीन की हत्या हो चुकी थी। तो अनवरुद्दीन की हत्या होने के बाद उसका बेटा तो भाग गया, और कर्नाटक जो शेष कर्नाटक था तिरुचिरापल्ली को छोड़कर बाकी का जो कर्नाटक था वहां का नवाब बना दिया गया किसे, अनवरुद्दीन को, ठीक है। और अब जब अनवरुद्दीन को नवाब बना दिया है किसने, फ्रांसीसियों ने, या फ्रांसीसियों की मदद से जब फ्रांसीसियों की मदद से जब चंदा साहिब नवाब बन गया है, तो चंदा साहिब ने क्या किया है, चंदा साहिब ने पांडिचेरी के पास लगभग 80 गांव किसे गिफ्ट में दे दिए हैं, 80 विलेजेस गिफ्ट में कर दिए हैं किसे, फ्रांसीसियों को। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना प्रॉफिट यहां पे मिल गया है किसे, फ्रांसीसियों को, कि 80 गांव उन्हें मिल गए थे, 80 विलेजेस मिल गए थे किसके पास, पांडिचेरी के निकट, ठीक है। अब अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो फ्रांसीसी हैदराबाद में भी क्या रहे, सफल रहे, क्योंकि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में जब युद्ध हुआ तो फ्रांसीसियों ने हेल्प की मुजफ्फर जंग की, और मुजफ्फर जंग के बीच में जब ये युद्ध हुआ नासिर जंग के साथ, तो नासिर जंग की इस युद्ध में हार हो गई और नासिर जंग की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। अब नासिर जंग का काम तो खत्म हो गया, मुजफ्फर जंग जो है वो हैदराबाद के निजाम बन गए, और साथ ही डेक्कन के सूबेदार भी, या दक्कन के सूबेदार के रूप में भी उन्हें अपॉइंट किया गया फ्रांसीसियों के द्वारा। अब जब इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है मुजफ्फर जंग की, किसकी हेल्प से, फ्रांसीसियों की हेल्प से, तो निजाम ने क्या किया, निजाम ने पुरस्कार के रूप में पांडिचेरी के निकट की जो जमीनें थी और जो मुसलीपट्टनम का जो प्रसिद्ध नगर था वो किसे सौंप दिया, फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार के रूप में, ठीक है। तो क्या क्या चीजें यहां पे मिल गई है पुरस्कार के रूप में फ्रांसीसियों को, एक तो पांडिचेरी के आसपास की जो जमीनें थी, और साथ ही मुसलीपट्टनम का जो सिटी थी, जो शहर था, वो भी किसे मिला, फ्रांसीसियों को मिला। उसने कंपनी को साथ ही 5 लाख रुपए भी दिए, और 5 लाख रुपए जो फोर्स थी, जो सेना थी फ्रांसीसी सेना, उसे भी दिए, ठीक है। तो इतना और प्रॉफिट। इसके अलावा डुप्ले जो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड है, डुप्ले को 20 लाख रुपए और एक ऐसी जमीन दी गई जिसकी एनुअल इनकम ही कितनी थी, 1 लाख रुपीज। तो अब आप डुप्ले का अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो 20 लाख रुपए और एक जागीर, एक जमीन दी गई जिसकी एनुअल या वार्षिक आय जो थी वो 1 लाख रुपए। तो डुप्ले भी मालामाल हो गया, फ्रांसीसियों को 5 लाख मिल गए कंपनी को, और जो सेना थी उसे 5 लाख मिल गए, ऊपर से पांडिचेरी के आसपास की जमीन भी मिल गई। लेकिन अब आगे की कंडीशन ये हुई, इसके बाद क्या हुआ, इसके अलावा पूर्वी तट पर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पर जो पूर्वी तट है वहां पर कन्याकुमारी और कृष्णा नदी के बीच में जितना भी मुगल टेरिटरी था, जितना भी मुगल क्षेत्र था, उस पूरे मुगल क्षेत्र का ऑनरेरी गवर्नर जनरल भी किसे बना दिया गया, ऑनरेरी गवर्नर जनरल भी बना दिया गया है किसे, आपके डुप्ले को। तो डुप्ले के लिए एक और पोस्ट मिल गई, ऑनरेरी गवर्नर जनरल बन गया है कृष्णा नदी से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी के बीच के मुगल टेरिटरी पर, मुगल क्षेत्र पर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ, डुप्ले ने, अब इसके बाद डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर बुस्सी को एक फ्रांसीसी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी का लीडर बनाकर भेज दिया है हैदराबाद। हैदराबाद क्यों भेज दिया, हैदराबाद में निजाम की सिक्योरिटी या सुरक्षा के लिए उसने बुस्सी अपने सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर को भेज दिया है कि वो आपको सिक्योरिटी देना है किसे, निजाम को। लेकिन वाकई में ओरिजिनल में कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं था, सुरक्षा के लिए नहीं था, इन्हें भेजा गया था वहां पर फ्रांसीसियों के वर्चस्व को, फ्रांसीसियों के प्रभुत्व को या फ्रांसीसियों के कंट्रोल को बनाए रखने के लिए, कहां पर, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में किसे भेज दिया है, बुस्सी को भेज दिया है
एक छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी किस नाम पर, सिक्योरिटी या सुरक्षा के नाम पर, बट ओरिजिनल काम क्या है कि वहां पर अपना प्रभुत्व, अपना कंट्रोल, अपना वर्चस्व वो वहां पर बनाए रखे। ठीक है, तो दिखावे के लिए या दिखाने के लिए नियुक्ति की गई, उद्देश्य शत्रुओं से निजाम की रक्षा करना, बट वास्तव में क्या था कि दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव को बनाए रखना था। ठीक है, तो बुस्सी को भेज दिया गया है कहां पर, हैदराबाद में। अब देखिए क्या हुआ, अब यहां पे क्या घटना घटती है कि जो मुजफ्फर जंग अभी अभी निजाम बना था, जब वो राजधानी की ओर लौटता है तो एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो एक्सीडेंट में या दुर्घटना में किसकी मृत्यु हो गई, मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो गई। और अब जब मुजफ्फर जंग की मृत्यु हुई है तो बुस्सी जो ऑफिसर अपॉइंट किया था किसने, डुप्ले ने, बुस्सी क्या करता है कि फौरन ही जल्दी से जल्दी सलावत जंग जो तीसरा पुत्र था निजामुल मुल्क का, उसे तुरंत क्या कर देता है, हैदराबाद का निजाम डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे, सलावत जंग बिकेम द नेक्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। अब जब सलावत जंग को निजाम बना दिया गया है तो अब सलावत जंग क्या करेगा, फ्रांसीसियों को पुरस्कार के रूप में पूरा का पूरा एक बड़ा सा टेरिटरी, एक बड़ा सा क्षेत्र सौंप देगा। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बुस्सी ने क्या किया है, बदले में निजाम ने फ्रांसीसियों को आंध्र प्रदेश का वो क्षेत्र दे दिया जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता था। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार वाला जो रीजन था वो पूरा का पूरा किसे दे दिया है, ईस्ट इंडिया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, क्योंकि सलावत जंग को निजाम बनाया गया। ठीक है, फ्रांसीसियों की मदद से। अब आगे क्या हुआ, दक्षिण भारत में फ्रांसीसी शक्ति चरम सीमा पर है। ठीक है, यहाँ पे अब इनकी जो पावर है एकदम एक्सट्रीम पावर, एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है। डुप्ले की योजनाओं ने आशा से भी अधिक क्या किया है, सफलता हासिल की। ठीक है, डुप्ले की जो योजनाएं थी, जो पॉलिसी थी, आप लोग देख रहे हैं कि कर्नाटक में भी सक्सेस हो गए, चंदा साहिब को अपॉइंट कर दिया है ना, और चंदा साहिब ने काफी कुछ प्रॉफिट दे दिया है फ्रांसीसियों को। भाई हैदराबाद की बात की जाए तो काफी प्रॉफिट अर्न हुआ है अपनी पॉलिसी के माध्यम से। ठीक है, तो काफी प्रॉफिट अर्न कराया है किसने, डुप्ले ने। उसकी पॉलिसी जो थी, वो योजना थी उसकी, वो आशा से भी अधिक क्या रही थी, सक्सेस रही थी, सफल रही थी। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह अपने ऊपर क्या कर लिया है, आश्रित कर लिया। ठीक है, तो स्टार्ट तो किया था इंडियन रूलर्स को अपना फ्रेंड या अपना मित्र बनाने से, लेकिन बाद में उन्हें अपने ऊपर पूरी तरह क्या कर लिया, आश्रित कर दिया। उनकी फोर्सेस उनके टेरिटरी में थी। अब यहाँ पे दूसरी पक्ष की बात की जाए तो दूसरे कौन थे, अंग्रेज थे। अंग्रेजों की बात कर लेते हैं। अंग्रेज यहाँ पे खामोश नहीं थे, अंग्रेज यहाँ पे शांत नहीं थे। जब फ्रांसीसी ये सारी पॉलिसी बना रहे थे तो अंग्रेज भी षड्यंत्र में लगे हुए थे। अंग्रेज किसको सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेज नासिर जंग को, और दूसरा व्यक्ति था अनवरुद्दीन। लेकिन अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद अली को पूरी तरह सपोर्ट किया जा रहा था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, षड्यंत्र बना रहे थे मोहम्मद अली और नासिर जंग के द्वारा के साथ। लेकिन नासिर जंग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मुजफ्फर जंग से लड़ते हुए। तो अब पूरी की पूरी ताकत जो है अंग्रेज लोग दे देते हैं किसे, पूरी की पूरी पावर वो दे देते हैं किसे, आपके मोहम्मद अली को। ठीक है, अब मोहम्मद अली की अगर बात की जाए ना, तो जब युद्ध हुआ था, जब लड़ाई लड़ी गई थी किस किस के बीच में, अनवरुद्दीन और जो चंदा साहिब थे उनके बीच में, तो क्या हुआ था कि मोहम्मद अली भागकर कहां चला गया था, तिरुचिरापल्ली। अब जब मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली में पूरी तरह से कैद है, एक प्रकार से चारों तरफ से उसे घेरा हुआ है अनवरुद्दीन और साथ ही फ्रांसीसियों की सेना ने। इस स्थिति में अगर बात की जाए तो इस स्थितियों में अंग्रेजों ने या क्लाइव ने एक प्रस्ताव दिया है। रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छोटा सा क्लर्क था, तो क्लर्क की पोस्ट पर था। हालांकि क्लाइव के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया है, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था तो वो भाग कर चला गया था, कहां पर, भाग कर चला गया था कुडालोर में, फोर्ट सेंट डेविस में। तो काफी महान योद्धा के रूप में जाना जाता है क्लाइव। अब क्लाइव ने एक योजना बताई, एक योजना उसने ये बताई कि इस समय हमें अर्काट पर हमला करना चाहिए और अर्काट को घेर लेना चाहिए। ठीक है, अर्काट को अगर हम जीत लेते हैं, जो उस समय कर्नाटक की कैपिटल थी, तो मोहम्मद अली को इजीली क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रांसीसी सेना का दबाव काफी ज्यादा है और चंदा साहिब भी उस समय तिरुचिरापल्ली में थे। ठीक है, तो ये योजना, ये प्लान बताया था किसने, ये प्लान बताया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और उसके इस प्लान को सहमति मिल गई, उसके इस प्लान को परमिशन मिल गई। देन इन्होंने क्या किया, 200 ब्रिटिश और 300 इंडियन सोल्जर्स के साथ अटैक कर दिया अर्काट पर, और अर्काट को चारों ओर से घेर लिया। ठीक है, और कंटिन्यूअसली जब अर्काट पर बमबारिंग की गई तो अर्काट को इजीली इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया है। और जब अर्काट को कैप्चर कर लिया गया तो मजबूरन में फ्रांसीसियों को
खाली करना पड़ा तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली उन्हें हटाना पड़ा अपने घेरे को, और वहां से मोहम्मद अली क्या हो गए, आजाद हो गए। इट मींस कि यहाँ पे फ्रांसीसियों की क्या हुई है, हार हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉलिसी जो थी, ये जो प्लान बनाया गया था क्लाइव का, ये काफी सक्सेस हुआ। समझ गए ना, ये काफी एक प्रकार से देखा जाए तो की पॉइंट साबित हुआ है दोनों के बीच के संघर्ष में, जब अर्काट को घेर लिया था, और अर्काट को घेरने के बाद फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। ठीक है, और वहां पे मोहम्मद अली क्या हो गए थे, रिलीज करा दिए गए थे। और मोहम्मद अली को देखिए, अर्काट हाथ में आ गया है, मोहम्मद अली सिक्योर हो गए हैं, और मोहम्मद अली को अब यहाँ पे अंग्रेजों ने अर्काट में क्या बना दिया, नवाब बना दिया है। कहां का, कर्नाटक का। ठीक है, तो स्थिति अब अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी है, और फ्रांसीसी अब यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर स्थिति में आ गए हैं। अब कंटिन्यूअसली जब युद्ध हुए हैं ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में, तो बार बार फ्रांसीसियों की यहाँ पर हार हुई है। ठीक है, अंग्रेज सेना के सामने, ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने फ्रांसीसी आर्मी टिक नहीं पाई, और कंटिन्यूअसली उनकी हार होती रही। ठीक है, मजबूरी में आकर फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि देखिए एक और भी इंपैक्ट यहाँ पे चल रहा है, अमेरिका में भी दोनों की दोनों फोर्सेस भिड़ रही हैं, और वहां पर भी फ्रांसीसियों के ऊपर दबाव है, इंडिया में भी दबाव है। ठीक है, तो इस स्थिति में आने के बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ये तय करती है कि वो शांति की बात करेंगे, वो पीस की बात करेंगे, और दोनों के बीच में शांति स्थापित की जाती है, दोनों के बीच में डिस्कशन किया जाता है, और डिस्कशन में एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की संधि होती है, और दोनों के बीच में शांति स्थापित कर ली जाती है। और इसके तहत सबसे पहला काम ये जो होता है कि डुप्ले को वापस भेजने की दरख्वास्त की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नमेंट क्या करती है, डुप्ले को वापस बुला लेती है। कहां पर, फ्रांस में। ठीक है, डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है, और डुप्ले चूंकि इस समय तक काफी एक्सपर्ट हो चुका था पॉलिटिक्स से, रीजनल पॉलिटिक्स से, रीजनल जियोग्राफिकल कंडीशन से, उस एक्सपर्ट व्यक्ति को फ्रांस की सरकार क्या कर लेती है, वापस बुला लेती है। ठीक है, और यही चीज, यही घटना, यही डिसीजन सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होता है फ्रांसीसी कंपनी के लिए इंडिया में, क्योंकि 54 के लगभग डुप्ले वापस चला जाता है फ्रांस में, और जब डुप्ले वापस चला जाता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अपना एक्सपांशन या अपनी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी को स्टार्ट कर देती। ठीक है, और यहां पे भेज दिया जाता है गोडेहू को, जो पीस की या शांति की बात करता है, और पीसफुली यहां पे रूल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर के क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक बैकग्राउंड, एक आधार मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब हम डिस्कस करते हैं इस पूरे युद्ध को। बेसिक रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस युद्ध का मूल कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस युद्ध का जो बेसिक कारण था वो था दो इंडियन स्टेट, एक कर्नाटक और दूसरा हैदराबाद। कर्नाटक और हैदराबाद में जो सक्सेसरशिप थी, जो उत्तराधिकारी का जो प्रश्न था, इस मुद्दे पर ये जो युद्ध है ये लड़ा जा रहा था। ठीक है, तो सेकेंड कर्नाटक वॉर का जो अगर कारण पूछा जाता है तो कारण ये होता है सक्सेसरशिप ऑफ कर्नाटका एंड हैदराबाद, हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी का प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और अभी से कंटिन्यू करेंगे। चलिएगा, तो अब हम इस युद्ध को सीक्वेंस वाइज समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। एक बैकग्राउंड, एक आधार मैंने आप लोगों को बताया। मास्टरमाइंड जो व्यक्ति है वो मैंने बता दिया है कि कौन है, बेसिकली यहाँ पे मास्टरमाइंड कौन है, डुप्ले है। और कारण आप लोग समझ गए हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर इस युद्ध का है सक्सेसरशिप ऑफ कर्नाटका एंड हैदराबाद। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न पर यह युद्ध लड़ा गया था। और कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी कौन थे तो बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से आप लोगों को नाम लिख देता हूं। कर्नाटका में एक नाम आता है चंदा साहिब का, और दूसरा नाम आता है अनबरुद्दीन का। दूसरा हैदराबाद, यहां पे अगेन दो नाम आप लोगों को मिल जाते हैं, एक नाम है नासिर जंग का और दूसरा नाम आता है मुजफ्फर जंग का। ठीक है, तो यहां पे ये नाम आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। देखिए, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहे हैं, इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस। ठीक है, अनबरुद्दीन और नासिर जंग, इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहे हैं, इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है। ब्रिटिशर्स अनबरुद्दीन और नासिर जंग के सपोर्टर्स हैं और फ्रांसीसी चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को सहायता करें। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं सीक्वेंस में अगर बात की जाए, उसके पहले प्लेसेस की अगर बात करें, स्थानों की बात करें तो 2-3 नाम ध्यान रखना है। जैसे हैदराबाद नाम ध्यान रखना है, हैदराबाद पता है आप लोगों को। दूसरा नाम अर्काट ध्यान रखना है, अर्काट जो कैपिटल थी कहाँ की, अर्काट राजधानी हुआ करती थी कर्नाटक की, ये नाम ध्यान रखना। और एक नाम जो तिरुचिरापल्ली है जो तमिलनाडु में आता है, अर्काट भी तमिलनाडु में, तो तिरुचिरापल्ली जो नाम है जो प्लेस है वो ध्यान रखना, ठीक है। इन 3 स्थानों की हम यहाँ पे बार बार नाम यूज करेंगे। अब जो इवेंट्स होते हैं ना, उसमें पहली घटना जो होती है वो होता है बैटल ऑफ, युद्ध होता है एक बैटल ऑफ अंबर। तो अंबर का युद्ध लड़ा जाता है, अंबर की लड़ाई लड़ी जाती है। और अंबर की जो लड़ाई लड़ी जाती है वो 1749 में 3 अगस्त को लड़ी जाती है। 1749 में एक युद्ध होता है अंबर का। इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो होती है 3 लोगों की सेना, जिसमें एक होते हैं चंदा साहिब, एक होता है आपका मुजफ्फर जंग और एक होते हैं आपके फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये 3 लोगों की कंबाइंड फोर्स अटैक करती है किसके ऊपर, इन 3 लोगों की कंबाइंड फोर्स अटैक करती है किसके ऊपर, नासिर जंग, सॉरी इन 3 लोगों की कंबाइंड फोर्स अटैक करती है किसके ऊपर, अनवरुद्दीन के ऊपर, ठीक है। तो अनवरुद्दीन के ऊपर हमला होता है चंदा साहिब, फ्रांसीसी फोर्स और मुजफ्फर जंग का। इन कंबाइंड फोर्स के द्वारा अटैक किया जाता है अनवरुद्दीन के ऊपर, और अनवरुद्दीन को ये जो कंबाइंड फोर्स है ये पराजित कर देती है और उसकी हत्या कर देती है। कौन से युद्ध में, अंबेर के युद्ध में। और अंबर के युद्ध में पराजित हो जाता है और हत्या कर दी जाती है, मृत्यु हो जाती है अनवरुद्दीन की। और अनवरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद उसका जो पुत्र था मोहम्मद अली, वो भागकर कहाँ चला जाता है, तिरुचिरापल्ली। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये तो चला गया तिरुचिरापल्ली में, लेकिन अब फ्रांसीसी क्या करते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है चंदा साहिब, उसे बना देते हैं कहाँ का नवाब, कर्नाटक का नवाब। तो कर्नाटक का नवाब अब कौन बन जाता है, आपका चंदा साहिब बन जाता है, ठीक है, नया नवाब बन जाता है। और मोहम्मद अली भागकर तिरुचिरापल्ली चला गया और अकबरुद्दीन की क्या होगी, डेथ होगी। और बदले में अब क्या करेगा, बदले में चंदा साहिब क्या करेगा, बदले में चंदा साहिब फ्रांसीसियों को काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। और पांडिचेरी के पास 80 विलेजेस, 80 गांव यहाँ पे गिफ्ट कर दिए जाएंगे किसे, फ्रांसीसियों को, ठीक है। तो ये एक चीज आप लोग समझ गए। अब दूसरी घटना क्या घटती है इस युद्ध में, सेकेंड इवेंट क्या होता है कि एक युद्ध लड़ा जाता है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। तो यहाँ पे नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग, है ना, MUJ का मतलब मुजफ्फर जंग, ठीक है। और ये युद्ध की अगर बात की जाए तो ये 1750 में 1750 में इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। इसमें मुजफ्फर जंग की हेल्प की है फ्रांसीसियों की ट्रेंड फोर्स ने, और नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में जब ये युद्ध लड़ा गया तो अगेन फ्रांसीसियों को सक्सेस मिली है, सफलता मिली है। और यहाँ पे इस युद्ध में मुजफ्फर जंग जीत गया और नासिर जंग की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, मुजफ्फर जंग को निजाम डिक्लेयर कर दिया है, कहाँ का, हैदराबाद का, और डेक्कन का सूबेदार भी कौन बन गया है, मुजफ्फर जंग, ठीक है। अब मुजफ्फर जंग जब फ्रांसीसियों की हेल्प से अगर सूबेदार बना है या निजाम बना है, तो उसने क्या किया, उसने काफी सपोर्ट किया है किसका, फ्रांसीसियों का। और फ्रांसीसियों को क्या किया, उसने पांडिचेरी के निकट की जो जमीनें थी, जो लैंड एरिया था, वो सौंप दिया है किसे, फ्रांसीसियों को। साथ ही 5 लाख रुपए कंपनी को दिए और 5 लाख रुपए जो फोर्स थी, जो फ्रांसीसी आर्मी थी, उसे दिए, ठीक है। इसके अलावा 20 लाख रुपए की हेल्प की है डुप्ले को, और साथ ही डुप्ले को एक ऐसी जमीन दी गई है जिसकी एनुअल इनकम ही कितनी थी, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो ऐसी जागीर उसे दी गई जिसकी एनुअल इनकम कितनी थी, 1 लाख रुपए, ठीक है। ये होती है घटना कहाँ पे, हैदराबाद में। लेकिन जब मुजफ्फर जंग निजाम बनते हैं तो निजाम बनने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तब क्या किया जाता है कि तब ये लोग क्या करते हैं कि जो बुस्सी नाम का अधिकारी नियुक्त किया था डुप्ले ने, वो फौरन ही सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम बना देता है। और सलाबत जंग चूंकि फ्रांसीसियों की हेल्प से निजाम बना है, इसलिए सलाबत जंग क्या करता है कि एक आंध्र प्रदेश का वो क्षेत्र या वो टेरिटरी दे देता है फ्रांसीसियों को, जिसे कहा जाता था नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर भी और ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है फ्रांसीसियों को, लैंड एरिया यानी क्षेत्र भी मिला, और साथ ही जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो साउथ इंडिया में काफी सक्सेस हो गए, कर्नाटक में भी सक्सेस मिल गई और हैदराबाद में भी सक्सेस मिल गई। अब इनके दुश्मनों की अगर बात की जाए तो वो थे अंग्रेज, ब्रिटिशर शांत नहीं बैठे। ब्रिटिशर्स में रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसने एक योजना बनाई, और उसने ये योजना बनाई कि अब हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली का, क्योंकि नासिर जंग की तो मृत्यु हो चुकी है। अब इन्हें साउथ में बचा हुआ है कौन, मोहम्मद अली, जो तिरुचिरापल्ली में घेर लिया गया था किसके द्वारा, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों के द्वारा। तब उसने ये योजना बताई कि हमें अर्काट पर हमला करना चाहिए, जो कर्नाटक की कैपिटल है, और अर्काट को जब हम अटैक करेंगे तो फिर
वहां पर जो दबाव है वो कम होगा किस पर, मोहम्मद अली पर। तो तीसरा जो इवेंट होता है वो ये होता है कि अर्काट पर घेरा डाल दिया जाता है, अर्काट पर हमला कर दिया जाता है 1751 में। 1751 में अर्काट पर हमला कर देता है रॉबर्ट क्लाइव। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं, खाली 200 अंग्रेज और 300 इंडियन सोल्जर्स को लेकर अर्काट पर हमला कर देता है और अर्काट को सक्सेसफुली क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, अर्काट को सक्सेसफुली जीत लेता है। ठीक है, ये काफी बड़ी सक्सेस मिल जाती है किसे, क्लाइव को, और इसके बाद क्लाइव के सितारे आसमान चूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रांसीसियों का यहां से जो है डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कंटिन्यूअसली डिफीट या हार का सामना करना पड़ता है किसे, फ्रांसीसियों को। और अब क्या किया जाता है, मोहम्मद अली को, अर्काट तो कैप्चर कर ही लिया है, कर्नाटक का नवाब किसे बना दिया जाता है, मोहम्मद अली को। ठीक है, अंग्रेजों के सपोर्ट से। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हो जाती है। अब कंटिन्यूअसली फ्रांसीसियों की हार शुरू हो जाती है और 54 में लगभग दोनों के बीच में एक संधि होती है और डुप्ले को भेज दिया जाता है पुनः कहां पर, फ्रांस में। और फ्रांस में डुप्ले को भेजना ही फ्रांस की सरकार की सबसे बड़ी गलती होती है, मिस्टेक होती है, और यहीं से फ्रांसीसियों का डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने डिस्कस कर लिया है सेकंड कार्नेटिक वॉर, इवेंट्स बता चुका हूं, रीजन बता चुका हूं, घटनाएं आप लोगों को क्रम वाइज ध्यान रखना है, सीक्वेंस में ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर के ऊपर, तीसरे जो कर्नाटक युद्ध थे उस मुद्दे के ऊपर। ठीक है, चलिएगा, तो अब स्टार्ट करेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर या तीसरा कार्नेटिक युद्ध, दैट वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो तीसरा कार्नेटिक युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1758 से लेकर 1763 के बीच में, 1758 से 1763 तक। ठीक है, 1758 से 63 तक ये युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस युद्ध के पीछे का कारण क्या था, बेसिक रीजन क्या था। चलिए, रीजन या कॉजेस की अगर बात की जाए तो इसका जो बेसिक रीजन है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, वो है पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ यूरोप। यूरोप के कुछ राजनीतिक ऐसे इवेंट वहां पर हुए जिसके कारण इंडिया में इन दोनों कंपनियों में आपस में भिड़त हुई। देखिए, यूरोप में क्या हुआ था, तो यूरोप में एक युद्ध शुरू हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ 7 ईयर्स या सप्तवर्षीय युद्ध। तो यहाँ पे जो कारण होगा वो होगा 7 ईयर बैटल। ठीक है, तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ और जो सप्तवर्षीय युद्ध है यूरोप में किस किस के बीच में लड़ा जा रहा है, तो ये युद्ध लड़ा जा रहा है दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में, जिनका नाम है फ्रांस और दूसरा है ब्रिटेन। फ्रांस को और भी कुछ कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, जैसे ऑस्ट्रिया सपोर्ट कर रहा है फ्रांस को, और अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है प्रसा नाम का जो कंट्री था या जो देश था वो किसको सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटेन को। इस तरह से ये और भी कई यूरोपियन कंट्रीज थी जो एक दूसरे को सपोर्ट करके आपस में वहां पर युद्ध में लगी हुई थी। और ये युद्ध कब से कब तक चला था, ये युद्ध चला था 1756 से लेकर 1763 तक, और इसकी जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस या पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म हुआ था, और जैसे ही ये युद्ध यूरोप में खत्म होता है वैसे ही कार्नेटिक युद्ध भी खत्म हो जाता है, कहां पर, इंडिया में। ठीक है, तो कार्नेटिक युद्ध किसका रिजल्ट था या थर्ड कार्नेटिक वॉर किसका रिजल्ट था, तो आपको आंसर मिलेगा 7 ईयर वॉर दैट वाज फॉट इन यूरोप, जो लड़ा जा रहा था कहां पर, यूरोप में। ठीक है, तो रीजन या कारण आप लोग समझ गए होंगे। इस युद्ध का जो बेसिक कारण था वो था 7 ईयर बैटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इस युद्ध में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स की बात करें, अगर घटनाओं की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यह आएगा कि कमेंसमेंट ऑफ द 7 ईयर वॉर इन यूरोप इन 1756। तो ये जो घटना शुरू हो जाती है यूरोप में, तब से ही भारत में कार्नेटिक युद्ध भी क्या होता है, शुरू होता है। तो पहला इवेंट क्या होता है, पहला इवेंट होता है कमेंसमेंट ऑफ 7 ईयर वॉर, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत होना। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ 7 ईयर वॉर या सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत होना, और जब ये शुरुआत होती है तभी आप भारत में इनके बीच में धीरे धीरे युद्ध भी शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम कारण की बात करें तो दूसरा जो कारण है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की जो कंपनी है भारत में, उनके द्वारा अत्यधिक इंपीरियलिस्ट हो जाना, अत्यधिक साम्राज्यवादी हो जाना। ठीक है, और क्या हुआ था इस युद्ध के जस्ट पहले, इट मीन 1757 में। देखिए 1757 में दो घटनाएं हुई हैं, दो इवेंट्स हुए हैं।
और वो इवेंट्स प्रॉफिटेबल इवेंट्स रहे किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया 1757 में, 1757 में सबसे पहले इन्होंने बंगाल में पलासी का युद्ध जीता है, ठीक है, पलासी की लड़ाई इन्होंने जीत ली है। तो यहाँ पे एक पॉइंट किया जाता है पलासी, ठीक है। तो पलासी की लड़ाई या पलासी का युद्ध जीत लिया है किसने, 23 जून 1757 को आपके ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध जीत लिया और बंगाल पर इनडायरेक्टली अपना क्या कर लिया है, कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड ऑन बंगाल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो गया है और बंगाल का जो नवाब है वो अंग्रेजों की सहमति से, अंग्रेजों की मर्जी से वहां पर स्टेब्लिश हो गया। जैसे कि इन्होंने साउथ में अगर बात करें तो साउथ में सेकेंड जो कार्नेटिक वॉर था उसमें भी ब्रिटिशर्स की विजय रही थी, ठीक है, अंग्रेज लोग ही जीते थे सेकेंड कार्नेटिक वॉर भी, और फ्रांसीसियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। और इसमें जो बेसिक रीजन बताया गया था वो काउंट डी लाली को, सॉरी, बेसिक जो कारण बताया गया था वो किसे बताया गया था, तो पौंडीचेरी में जो गवर्नर जनरल था आपका डुप्ले, और इसलिए डुप्ले को वापस भेज दिया गया। अब देखिए थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या हो रहा है या उसके पहले की क्या घटनाएं हुई हैं, तो पहली घटना मैंने बताई है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, और दूसरा 57 में पलासी का युद्ध जो हुआ जिसमें बंगाल में अंग्रेजों को वही सफलता मिली है जो साउथ में एक समय पर किसे मिल रही थी, फ्रांसीसियों को या डुप्ले को मिल रही थी, ठीक है। तो क्लाइव को काफी सफलता मिली बंगाल में और काफी ज्यादा वेल्थ की भी उसको क्या हुई है, आपूर्ति हुई है, काफी ज्यादा धन संपत्ति भी उसे मिली है, इंडिविजुअली भी उसे काफी पैसा मिला है बंगाल के नवाब के द्वारा, और कंपनी को भी काफी प्रॉफिट हुआ है। और वहां पर अगर हम बात करें ट्रेड की या व्यापार की, तो व्यापार के मामले में भी काफी उन्नति यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है, ठीक है। 1757 की बात कर रहे हैं हम। अब दूसरी घटना ये घटती है कि 1757 में ही ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बंगाल में जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी चंद्रनगर या चंदन नगर आज के समय बोला जाता है, चंद्रनगर उस समय कहा जाता था, तो चंद्रनगर को भी क्या कर लेते हैं ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो दो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, एक तो बंगाल पर इनडायरेक्टली कंट्रोल हो गया, पलासी का युद्ध जीत लिया, और दूसरा चंदन नगर या चंद्रनगर, चंद्रनगर पर भी अपना नियंत्रण बना लिया है, चंद्रनगर को भी कैप्चर कर लिया है, जो फ्रांसीसियों की ही एक बस्ती थी, किसने, अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। जब इतनी ज्यादा इंपीरियलिस्ट हो गई ये कंपनी, इतनी ज्यादा साम्राज्यवादी हो गई कि फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्री थी या फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब इस बात का सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी को हुआ तो वो हुआ फ्रांस की गवर्नमेंट को या फ्रांस की सरकार को, और फ्रांस की सरकार ने एक योग्य कमांडर को, एक योग्य व्यक्ति को, ऑफिसर को इंडिया भेज दिया एक बड़ी सी सेना लेकर जिसका नाम था काउंट डी लाली। तो अब यहाँ पे काउंट डी लाली को भेजा गया था, ठीक है। तो काउंट डी लाली इंडिया पहुंचता है, काउंट डी लाली के नेतृत्व में एक बड़ी सी सेना लेकर इसे भेजा था इंडिया में क्या काम करने के लिए, तो अंग्रेजों की इस साम्राज्यवादी जो प्रोसेस है इसे क्या करने के लिए, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और इसी उद्देश्य से काउंट डी लाली इंडिया आता है एक बड़ी सेना लेकर, ठीक है। और सबसे पहले आते ही इसका काम जो था वो मद्रास को कंट्रोल करना या फोर्ट सेंट डेविस को अपने नियंत्रण में करना था। तो आते से ही ये मद्रास का घेरा डालता है, ठीक है, हालांकि उतना सक्सेस नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये कोशिश की जाती है काउंट डी लाली के द्वारा, और युद्ध की जो आगाज है, युद्ध की जो शुरुआत है वो हो जाती है काउंट डी लाली के इंडिया पहुंचते ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरफ फ्रांसीसी हो गए हैं और एक तरफ ब्रिटिशर्स हो गए हैं। 1758 के लगभग इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, 1758 के लगभग कैप्चर करने की कोशिश की थी काउंट डी लाली ने, किसे, सेंट डेविस को, ठीक है। तो सेंट डेविस जो किला था अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था साउथ में, ठीक है, उसको कैप्चर करने की कोशिश की है किसने, काउंट डी लाली ने। अब देखिए आगे चलते चलते जो युद्ध है वो बढ़ता जाता है, और इसी पूरे के पूरे टाइम पीरियड में एक भीषण लड़ाई, एक भीषण युद्ध जो लड़ा जाता है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो होता है बैटल ऑफ वॉन्डिवोस। कौन सा युद्ध होता है, बैटल ऑफ वॉन्डिवोस या वॉन्डिवोस का युद्ध। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में यहाँ पे लिखूंगा बैटल ऑफ वॉन्डिवोस। जो लड़ा जाता है 1760 में। अगर हम इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजों की जो फोर्स है उसे लीड कर रहे थे सर आयरकुट, सर आयरकुट, और
ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहा था काउंट डी लाली। ये जो जगह है वॉन्डिवोस, ये पौंडीचेरी से कुछ डिस्टेंस या कुछ दूरी पर आती है, ठीक है। तो पौंडीचेरी से कुछ दूरी पर दोनों ही फोर्सेस के बीच में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया, एक रिजल्टेड युद्ध लड़ा गया, एक डिसिसिव जो है युद्ध हुआ है बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। और इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में अंग्रेजों ने बुरी तरह फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात आप लोग ये समझें कि ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रांसीसी इन द बैटल ऑफ वॉन्डिवोस एंड दिस वाज द वेरी डिसिसिव विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड फाइनली जो फ्रांसीसी थे इंडिया से पूरी तरह से क्या हुए हैं, यहाँ से फ्रांसीसियों का पतन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। और अब इंडिया में कोई भी इनके लिए एक जो आगे की बढ़ने की जो पूरी राह थी वो यहाँ पे समाप्त हो गई है। अब इंडिया में इन्हें दबकर रहना होगा, किसके डोमिनियनशिप में रहना होगा, किसके नियंत्रण में रहना होगा, अंग्रेजों की दया पर, अंग्रेजों के नियंत्रण में, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ वॉन्डिवोस काफी निर्णायक युद्ध होता है, काफी रिजल्टेड युद्ध होता है, जो ये तय कर देता है कि इंडिया में फ्रांसीसियों का दबदबा नहीं रहेगा, इंडिया में फ्रांसीसियों का शासन नहीं रहेगा। और कौन यहाँ पे सबसे मजबूत ताकत बनकर उभरते हैं, तो आंसर होगा ब्रिटिशर्स या अंग्रेज, ठीक है। और यही अब देखिए छुटपुट जो लड़ाई है वो चलती रहती है। बट 1761 में आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डिवोस क्या होता है, पौंडीचेरी पर नियंत्रण हो जाता है। पौंडीचेरी और चंदन नगर को तो पहले ही कैप्चर कर चुके थे। तो इन 1761 पौंडीचेरी वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज लोग पौंडीचेरी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। चंदन नगर पहले से ही उनके नियंत्रण में था। अब आगे क्या होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और 1763 आते आते जो सेवन ईयर बैटल था वो खत्म हो जाता है यूरोप में। और यूरोप में जो ये युद्ध खत्म होता है वो एक ट्रीटी, एक संधि के जरिए होता है, जिस संधि को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। तो पेरिस की संधि होती है दोनों के बीच में यूरोप में 1763 में। और इस संधि का रिजल्ट ये होता है कि इंडिया में भी दोनों के बीच में लड़ाई या युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। इंडिया में दोनों के बीच में युद्ध समाप्त हो जाता है। और कुछ देखिए युद्ध तो वैसे भी समाप्त हो ही चुका था 1761 में, पौंडीचेरी कैप्चर कर चुके थे ब्रिटिशर्स। अब इसका कुछ प्रोविजंस की अगर बात करें, कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें, तो पौंडीचेरी एंड चंदन नगर गिव बैक टू फ्रेंच। तो यहाँ पे क्या होता है कि पौंडीचेरी को और साथ ही दूसरा जो नाम था चंदन नगर, इन दोनों को अंग्रेज लौटा देते हैं किसे, फ्रांसीसियों को। तो वापस से ये फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रांसीसियों को साफ तौर पर ये हिदायत दे दी जाती है, ये निर्देश दे दिया जाता है दैट यू कैन नॉट कीप आर्मी, ठीक है। आप यहाँ पे सेना नहीं रख सकते, आप यहाँ पे आर्मी नहीं रख सकते, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंच कैन नॉट कीप आर्मी इन इंडिया। तो इंडिया में इन्हें सेना रखने के ऊपर पाबंदी हो गई थी। और सबसे पहला प्रोविजन ये आता है कि दोनों को लौटा दिए जाते हैं, और लेकिन उन्हें वहां पे सेना रखने की मनाही है। अब ये सिर्फ इंडिया में ट्रेड या व्यापार ही कर पाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश डोमिनियंस इंडिया में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, ब्रिटिश डोमिनियन ऑल ओवर इन इंडिया। तो पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का जो डोमिनियन है अब यहाँ पे कोई नहीं रोक पा रहा है, कोई भी राइवल कोई नहीं बचा है, कोई भी यूरोपियन राइवलरी अब यहाँ पे इंडिया में खत्म हो चुकी है। किसके सामने, ब्रिटिशर्स के सामने। क्योंकि सबसे पहले पोर्तुगीज को ये पूरी तरह से नियंत्रित या कंट्रोल या पीस उनके साथ स्थापित कर चुके हैं। दूसरा, डचों की बात की जाए तो उनके साथ भी समझौता हो चुका है और उन्हें भी युद्ध में पराजित कर चुके हैं। बैटल ऑफ बेदरा हमने डिस्कस कर चुके हैं, 1759 में लड़ा गया था, जिसे बैटल ऑफ चुनसुरा भी कहा जाता है और साथ ही बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पुर्तगालियों की बात करें तो 1612 में हराया था, आप सभी को पता है, बैटल ऑफ सूरत या बैटल ऑफ स्वाली वाले युद्ध में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांसीसियों को बैटल ऑफ वॉन्डिवोस में पूरी तरह से निर्णायक तौर पर हरा दिया जाता है। और अब ये जो यूरोपियन राइवलरी है वो ब्रिटिशर्स के लिए पूरी तरह खत्म हो गई है। अब यूरोपियंस के रास्ते पर अगर कोई है तो वो इंडियन रूलर्स हैं, इंडियन शासक हैं जिन्हें रोकना है। और चूंकि इंडियंस को हराने का सबसे सही तरीका उन्हें फ्रांसीसियों ने सिखा दिया था, या फ्रांसीसियों से लड़ते हुए ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि इंडियंस में अभी देशभक्ति या फिर नेशनलिज्म की जो भावना है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। और इसी बात का फायदा उठाकर हम दो रूलर्स को आपस में लड़वाकर उनके सोर्सेस का, उनकी जो पावर है उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया पे ज्यादा से ज्यादा हम रूल कर सकते हैं, जैसा इन्होंने सीख चुके हैं किससे लड़ते हुए, किससे भिड़ते हुए।
यूरोपी फ्रांसीसियों से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे विक्ट्री ऑन बंगाल। बंगाल पर जो विजय हासिल हुई है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो हम बात करेंगे विक्ट्री ऑन बंगाल, जिसमें पलासी बक्सर के युद्ध के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को हमने हल्का सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लेक्चर 2 में बंगाल की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जो सक्सेसर स्टेट हुआ करता था किसका? मुगलों का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब विक्ट्री ऑन बंगाल।